हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। पिछले बार हमने डब्ल्यूडी कान ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करना शुरुआत किया था। हमने इसके पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिंदी डब्ल्यूडी कान ट्रेडिंग टेक्निक्स ये करके ये नया प्लेलिस्ट बनाया है। पहले का जो हिंदी का प्लेलिस्ट था वो अलग रखा है, बट डब्ल्यूडी कान का जो ट्रेडिंग टेक्निक्स है उसके बारे में जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो हम टोटली अलग से प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। तो आप अगर यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो प्लेलिस्ट में प्लीज जाइए। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी डब्ल्यूडी कान ट्रेडिंग टेक्निक्स ऐसा करके प्लेलिस्ट बनाया, उसके अंदर ये वीडियो रहेगा। ये आज का जो वीडियो रहेगा वो वहाँ पे ही अपलोड किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, प्लीज वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख लीजिए। इसके पहले के 2 वीडियोस है स्पेशली वो देख लीजिए। और अगर आपको सब वीडियोस देखना है इंग्लिश में स्पेशली तो फिर से प्लेलिस्ट में डब्ल्यूडी कान ट्रेडिंग टेक्निक से यहाँ पे लगभग 13 वीडियोस है अभी तक, जो पूरे अभी तक वीडियोस हुए हैं इंग्लिश में ही किए बनाए हुए हैं, और वही हमने हिंदी में अनुवाद करके एक एक करके अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आज के डब्ल्यूडी कान ट्रेडिंग टेक्निक्स के वीडियो पे जाते हैं। ये वीडियो जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये टनल थ्रू द एयर के बारे में है जो डब्ल्यूडी गान की फेमस बुक है। वो हम देखेंगे, बट सबसे पहले तो मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा राकेश झुनझुनवाला जी से, जी के लिए, जिनकी आज हेल्थ इश्यूज की वजह से डेथ हो गई। तो चलो आइए जय, ये वीडियो हम शुरुआत करते हैं। अभी ये वीडियोस में हम स्पेशली 2 बुक्स के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली बुक नहीं है, बट मोर ऑफ एक लेक्चर था बॉनी ली हिल ने दिया हुआ, और वो छोड़ के एक छोटा सा राइटअप है। ये राइटअप है मून बीम थ्रू द टनल बाय पीटर इवार मुंडेनसन। ये दोनों के बारे में छोटे हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें हिंदी में भी आपको अनुवाद करके बतानी पड़ेगी, तो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। माफी चाहूंगा उसके लिए। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, इसलिए मैं कुछ बेसिक चीजें कवर करना चाहूंगा सबसे पहले। आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अभी विकीपीडिया पे आपको मिल जाएगा। आपको अगर पूरा डिटेल चाहिए तो प्लीज आप उस पर जाके पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ूंगा। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में थोड़ा थोड़ा अनुवाद कर दूंगा उसका। इन एस्ट्रोलॉजी एन एस्पेक्ट इज एन एंगल दैट प्लैनेट्स मेक टू ईच अदर इन द हॉरोस्कोप। तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स के बारे में बात होती है, ये प्लैनेट्स के बारे में बात होती है, और उनका अर्थ से लेके सन से लेके जो भी स्पेसिफिक एंगल्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कुछ तभी इस तरह से दिखाई देंगे। तो आपको इसमें कुछ ट्रायंगल दिखाई देंगे, ये 90 डिग्री स्क्वायर दिखाई देंगे। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है हम एक बार देख लेंगे। बाकी आपको चाहिए तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, ये प्लीज जो पूरा आर्टिकल है जो आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा। देखिए विकीपीडिया पे जाके अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट डाल देते हैं तो आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएगा। हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको ये जो बुक है उसको अनवील करने के लिए देखनी चाहिए या समझनी चाहिए, हम उसके ऊपर ही फिर स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। क्या क्या है हम एक करके देख लेते हैं। तो ये उन्होंने दे दिया है, देखिए इस पे उन्होंने ये क्या दिया है। सबसे पहले तो मेजर एस्पेक्ट्स। तो मेजर एस्पेक्ट्स क्या है, कंजंक्शन है, अपोजिशन है, सेक्सटाइल है, स्क्वायर है, ट्राइन है। ये क्या होता है ये हम एक बार देख लेंगे। इसके पिक्टोरियल व्यूज भी है तो उसमें ज्यादातर ध्यान देंगे। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा कम ही ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो चलो देख लेते हैं। ये ओवरऑल उसका एक पिक्चर है। अगर आप देखोगे तो कंजंक्शन यानी क्या होता है। कंजंक्शन यानी अगर आप ये सर्कल पे देखोगे तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही साइड पे है, राइट। और उनमें जो डिग्रीज का फर्क है, छोटा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, वो उन्होंने उसके हिसाब से दिया हुआ है। दूसरा रहता है अपोजिशन। अपोजिशन यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, राइट। तो ये हो गया अपोजिशन। तीसरा आता है स्क्वायर। स्क्वायर यानी एक दूसरे का, अगर ये पूरा सर्कल ले, सर्कल में से तो एक कोने से दूसरे कोने में ये तकरीबन स्क्वायर के ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए उसको स्क्वायर स्क्वायर टाइल कहा जाता है। चौथा है ट्राइन। ट्राइन यानी ये ट्रायंगल में रहेंगे, मोस्टली क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल रहता है 120 डिग्रीज का। यहाँ पे उन्होंने डिग्रीज भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर एक ही लाइन में एक ही साथ में है तो शायद 0 डिग्री हो गया, अपोजिट साइड में है तो 180 डिग्री हो गया, स्क्वायर में है तो 90 डिग्री हो गया, रेक्टेंगल में है तो 120 डिग्री हो गया। ये रेक्टेंगल हमने स्पेशली ज्ञान एम्बलम में भी देखा था, जस्ट याद दिलाने के लिए। फिर सेक्सटाइल है जो 60 डिग्री में है, ये क्वाड्रिलेटरल में हेक्सागोन में बैठता है उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेमी सेक्सटाइल है, क्यूनेक्स है, क्विंटाइल है,
बाइक्विंटाइल है, ऑक्टाइल है, ट्रोएक्टाइल है, डिसाइल है, ये सब चीज़ें हुई है। तो मेरी गुजारिश है प्लीज़ यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और ऐसे ही कुछ आपको ओवरऑल ये चार्ट्स दिखाई देंगे। अभी आगे से जाके जो भी चार्ट्स रहेंगे एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में, ये सब ऐसे ही बेसिक चार्ट्स में दिखाई देंगे। तो उसके बारे में भी हम एक-एक करके जान लेते हैं। तो ये ओवरऑल ये ऐसे कुछ चार्ट्स हैं, नेटल चार्ट्स कहा जाता है इनको। तो चलिए अभी बुक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हम मून बीम के बारे में देखेंगे। ये 2 पेज का ही आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक 5 से 10 मिनट इसमें हम लगाएँगे, ज़्यादा नहीं। The tunnel through the air is a mysterious and contains a valuable secret cloth in a weird language। ये तो अभी जो बुक में है उसके हिसाब से उन्होंने बताया है, बट आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो बोलती है। ये खास करके वही चीजों के बारे में हम देखेंगे। हाउ डू यू कंसिडर द बुक, टाइटल ऑफ द बुक? एक तो टाइटल उसका थोड़ा अजीब है, टनल थ्रू द एयर। अगर आप देखोगे तो जो नॉवेल्स होती है उसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइटल नहीं होता है, स्पेशली उसमें और नहीं रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, कभी मैंने तो और दिखा नहीं, लुकिंग बैक थ्रू 1940। अब ये 1940 क्या है, क्योंकि जो बुक्स के पेजेस है इतने बड़े नहीं है, और दूसरा कोई साल भी नहीं है, क्योंकि जो बुक लिखा गया था 1927 में लिखा गया था, और उसका जो आखिरी साल आता है उसमें वो 1932 है। तो 1940 का लॉजिक तो शायद हमको उसमें से पता नहीं चलता है। तो वही हमको जो इसके ऑथर है पीटर, वो बताना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है, शायद हिडन कुछ नॉलेज है इसके अंदर में। आगे जाके वो बोलते हैं कि अनदर क्यूरियस एस्पेक्ट इज द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द नंबर 69। अभी ये नंबर 69 जो है, न्यूमरोलॉजी के शायद हिसाब से उन्होंने बताया है, या फिर किसी और चीज पे हिंट करते हैं। बहुत सारी बुक में उन्होंने ये डिटेल्स यूज की है। कहाँ का यूज की है? रॉबर्ट बॉर्डन वॉज बॉर्न ऑन 6/9/1906। तो ये 69 फिर से 69 आ गया, राइट। ही ऑक्यूपाइड एन ऑफिस ऑन 69 वॉल स्ट्रीट, बराबर है। ये चीजें उन्होंने बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट है जोहन की जो दिया है, उसका डिटेल्स जो दिया है, 3 days इनटू द वेल्स बेली, वो भी पेज नंबर 69 पे आता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद पीटर को लगी है इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने उसको खास करके डिफाइन करके हमको बताया कि भाई ये कुछ तभी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या बताना चाहते हैं, शायद डब्ल्यू डी गान है हमको जोडियक साइन कैंसर के बारे में कुछ तभी खास बताना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। और फिर से 3 days and 3 nights इनटू द हार्ट ऑफ अर्थ, ये उनको शायद लगता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मून। मून लूनेशन के टाइम पे 3 दिन गायब होता है, वही ये यहाँ पे बताना चाहते हैं। ये शायद हमने अपने वीडियोस में भी पहले बताया था, खास जिक्र नहीं किया क्योंकि हम ये इसको एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में कवर करना चाहते थे। और जो 3 days है मोर ऑफ, हमने एक और दूसरा पर्सपेक्टिव से उसको देखा था कि अगर मार्केट 3 दिन लगातार नीचे गिरता है या फिर 3 दिन ऊपर जाता है तो शायद चेंज ऑफ ट्रेंड हमको दिखाई देता है। इट इज विजिबल फॉर 3 days and 3 nights। यू कुड ऑल्सो से दैट इट इज इन द हार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये अभी ये इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि ये मून से रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो जो कहना चाहते हैं। प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जस्ट एज द वॉइस ऑफ आवर हार्ट रिसीव द लाइट ऑफ आवर गॉड, राइट। तो हमको ये बताना चाहते हैं इट इज विजिबल फॉर 3 days and 3 nights, इनविजिबल रादर। ये 3 दिन है, तो ये लूनेशन के टाइम पे ही उसके हिसाब से स्पेसिफिक होता है। तो लूनेशन के बारे में आपको अगर आज जानकारी चाहिए तो प्लीज गूगल कर लीजिए, आपको डिटेल्स उसके हिसाब से मिल जाएगा। दूसरी चीज वो बताना चाहते हैं, ऑन पेज नंबर 177 वी फाइंड द फर्स्ट एनकाउंटर बिटवीन रॉबर्ट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। अभी ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में फिर से इंपॉर्टेंट चीजें है, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें वो बताना चाहते हैं हमको। हाउ एंड वे विल मीट मैरी। अभी फिर से उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को भी मिला, तो उन्होंने एक ही चीज उनको पूछी कि भाई मैरी से मेरा मिलना कब होगा। तो उन्होंने, प्रोफेसर ने बताया कि जल्दी मिलना होगा, और न्यूयॉर्क में मिलना होगा। न्यूयॉर्क अगर आप देखो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये सिटी गवर्न करती है कैंसर से। कैंसर के बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है। एंड हिज रेडिक्स वेन्यू वीनस इज इन दिस साइन। फिर से वो पेज नंबर 248, उन्होंने कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर को लेटर लिखा है और उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहा है। तो उन्होंने वहां पे बताया हु पॉइंट्स टू द हेवनली कॉन्स्टिलेशन एट द टाइम मैरी डिसअपीयर्ड। तो मैरी जब भी डिसअपियर हुई थी, वहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हुई थी, तो उसके बारे में वो हमको बताना चाहते हैं कि वो टाइम पे वीनस वाज अबाउट टू चेंज साइंस फ्रॉम कैंसर, राइट। तो सबसे पहले तो वीनस शायद कैंसर से साइन चेंज करने वाला था लियो की तरफ, एंड वाज सेपरेटिंग फ्रॉम अमंग अदर्स मार्स।
In the last sentence to the letter, he said that a progress conjunction between Venus and Mars would bring her back. तो शायद ये जब भी कंजंक्शन होगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तभी वो दोनों फिर से मिल पाएंगे. There are several methods for progressing a horoscope, and progressing along is not accurate enough to explain why they would meet at that date in 1932. तो 1932 में उन्होंने स्पेसिफिक डेट बताई थी, सिर्फ डेट ही नहीं बट टाइम भी बताया था, ये हम आगे जाके देखेंगे. What the statement does is to throw some light on the association between Robert and Mars and association between Venus and Mary. तो एक बुक है, फेमस बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस ऐसा करके है. तो शायद रॉबर्ट बीइंग अ मैन ही इज उसको मार्स से एप्रिशिएट दिखाया है, वही मैरी को विनस के साथ में एप्रिशिएट करके दिखाया है. तो ये थोड़ा शायद एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. If you cast or astrology for the time and place, Mary wrote her farewell note to Robert. तो देखिए ये जो अभी उन्होंने farewell note लिखा था और दोनों बिछड़ गए थे एक दूसरे से, तो उसका डेट दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है. अगर आप बुक फिर से पढ़ोगे तो टाइम कहीं दिया नहीं है, डेट दिया है बहुत सारी जगह पे पर टाइम दिया नहीं है. तो ये जो डेट बताता है ये कुछ स्पेसिफिक है. अगर आप ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें देखने को मिलेगी. क्या है हम वो एक एक करके देखेंगे. राइट. दूसरा वो बोलते हैं दे वुड नॉट शेयर दिस साइन until August 1932. तो जून 5 1927 को you will find that Venus and Mars is within orb of conjunction in the sign Cancer. तो ये डेट को सबसे पहले तो कंजंक्शन था किसका, वीनस और मर्क्यूरी का इन साइन कैंसर. राइट. और वो साइन में फिर से आएंगे. That is, they would not show this sign until August 1932. There would be several conjunction between the two planets, but not in Cancer as viewed. So इनका मानना वही है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एक जगह पे लोकेशन पे कैंसर में स्पेसिफिकली वीनस और मार्स का कंजंक्शन होना चाहिए था. इसके बाद में ही दो तीन जगह पे उसका कंजंक्शन हुआ बट वो कैंसर में नहीं हुआ था, दूसरी जगह पे हुआ था, दूसरे दूसरे साइंस में as viewed from Earth. But what about the इंसिडेंट इन पेरिस मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 241. तो यहाँ पे पूछते हैं कि भाई पेरिस में जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे रॉबर्ट को ऐसे लगा था कि मैरी को शायद वो दिखी थी, यानी रॉबर्ट को मैरी दिखी थी ऐसा उनका बोलना है. तो यहाँ पे डिटेल्स आगे दिया हुआ है. इफ यू लुक अप योर हीलियोसेंट्रिक एफर्मिस. राइट. हीलियोसेंट्रिक यानी सन के इर्द गिर्द जो होता है उसके बारे में, और एफर्मिस यानी ये ओवरऑल चार्ट्स रहते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग ग्रह है उसके टाइमिंग्स कौन से लोकेशन पे कितने टाइमिंग पे ये रह सकते हैं उसके बारे में एक्यूरेटली डिटेल्स देते हैं. तो उसको हीलियोसेंट्रिक एफर्मिस कहते हैं, यानी सन के सूर्य के बहुत ही जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनके टाइमिंग्स एक साल के लिए ओवरऑल डिटेल्स दिए रहते हैं. तो चार्ट में आ जाते हैं हीलियोसेंट्रिक एफर्मिस में, हर एक साल के वो अलग अलग चार्ट उसके हिसाब से आ जाते हैं. The later part of February 1929, there was a conjunction in Cancer. No wonder why the morning was sunny. तो ये उन्होंने डिटेल्स करके बताया, ये एक बार मैं फिर से आपको पढ़ लेता हूँ. If you look up your heliocentric ephemeris, you will find that in the later part of February 1929, there was a conjunction in Cancer. No wonder why the morning was sunny. Right? I hope you see the pattern here. But one important question remains, why did he reunite around 11 a.m. on August 13, 1932? अगर ये स्पेसिफिक टाइम पे आप देखोगे तो फिर से शायद रिकंजंक्शन हुआ था. Why that date and time? Mr. Gyan was careful to write 3 a.m. तो यहाँ पे और दूसरी जगह पे ऊपर में उन्होंने वो टाइम स्पेसिफिक दिया है 3 a.m. का, और यहाँ पे 11 a.m. का अगस्त 30, 1932 में. तो 6 साल के बाद में यानी 1927 के बाद में 27 से 28, 27 पूरा साल, 28, 29, 30, 31, 32 अगस्त तक. तो जून से अगस्त तक का उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड है. जून 1927 से अगस्त 1932 यानी लगभग 6 साल. Could we not suspect that the timing of the reunion should be as accurate? तो जैसे बिछड़ने के टाइम पे टाइम एक्यूरेट था तो मिलने के टाइम पे भी टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया, क्योंकि ये इवेंट होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होता है. इट इज हियर वी मस्ट कन्फर द मून. If you cast another horoscope for the exact time and place of this final event and check out the position of the moon,
you will get the answer. The moon is at the exact same spot it occupied when they were separated. उनको बोलना है तो ये तो पहले हीरोसेंट्रिक एफर्मिस के हिसाब से ये कंजंक्शन हुआ था, और उसके साथ में मून पहले जो लोकेशन पे था, जो पोजीशन पे था, वही पोजीशन पे फिर से आया था, यही इनको दर्शाना है. इट इज हियर वी मस्ट कंफर्म द मून. इफ यू कास्ट अनदर हॉरोस्कोप फॉर द एग्जैक्ट टाइम एंड पाथ ऑफ दिस फाइनल इवेंट एंड चेक आउट द पोजीशन ऑफ द मून, you will get the answer. The moon is at the exact same spot it occurred when they were separated. तो जब भी बिछड़े थे तभी वही स्पॉट पे था, और फिर से जब भी रिटर्न हुआ तो वही एग्जैक्ट स्पॉट पे था. यही साइकिल को, यही इवेंट को कहा जाता है लूनर रिटर्न. ये इंपॉर्टेंट है. आपको अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो प्लीज आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे चाहिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा. बट ये उन्होंने इवेंट के बारे में बताया है, जो हुआ था जून 5, 1927 3 AM को, जब ये वो कंजंक्शन हुआ था उसके भी डिटेल्स बताए. और फिर से वो कंजंक्शन जब ये 30 अगस्त 1932 को हुआ था, तभी उसका मून का पोजीशन भी बताया उन्होंने, तो उसका लूनर रिटर्न करके डिटेल्स बताया. मिस्टर गान मस्ट हैव बीन डूइंग सम डिटेल प्लानिंग टू मोल्ड दिस प्लॉट टुगेदर, बट इट डिड नॉट स्टॉप हियर. नाउ इट इज टाइम टू लुक बैक टू द टाइटल. अभी तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज उन्हें यहाँ पे बताई है. दूसरा उसका टाइटल के बारे में बताया. तो टाइटल के बारे में वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये फिर से लूनर रिटर्न से कुछ संबंधित है ऐसा करके है. तो उन्होंने उसमें एन नंबर ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किया, और उसके बाद में उन्होंने न्यूमरोलॉजी में देखा. तो न्यूमरोलॉजी में जब भी उन्होंने पाइथागोरियन मेथड यूज किया तो उससे उनको पता चला कि कुछ चीजें हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रिप्लेसिंग जीरो विद द लेटर जी ओ, राइट. ये जब भी उन्होंने किया तो उनको उसमें से जो ओरिजिनल मैसेज था वो पता चला. नो लेटर वेर लेफ्ट आउट इट सीम्ड. I had the original idea for Mr. Gann to write the book. और उन्होंने दिया है, why do you think that he started with his mother Amelia Jordan, and why would we end as he did? Did you want to know the hidden title? Here you go. From the Lunar Return, looking back to his mother. तो इनका ये इंटरप्रिटेशन है कि ये डिटेल्स है. तो इन्होंने दो डिटेल्स बताया. एक जो डिटेल्स हमने ऊपर में देखा, राइट, और ये दूसरा डिटेल्स है, राइट. तो ये एक दो चीजें उन्होंने बताई है, जैसे कि कैंसर के बारे में बताया 69, 69 से कैंसर. तो शायद ये इंपॉर्टेंट है इसलिए उन्होंने उनको डिटेल्स बताई है. मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इसके बारे में बताया. और फिर कैंसर में ही जो कंजंक्शन हुआ था मार्स और वीनस का, उसके बारे में बताया. और फिर से तभी वही टाइम पीरियड पे वो वापस आए थे 6 साल के बाद में, कैंसर में ही. तो उसके बारे में डिटेल्स बताया है. और वो टाइम पे मून भी वो टाइम पे जब भी वो पोजीशन पे था, और वहां से उसके बाद में फिर से वही पोजीशन पे आ गया है. तो इसलिए उन्होंने वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया और उसको लूनार रिटर्न करके बताया, राइट. तो ये पहला पार्ट हो गया जो था मून बीइंग थ्रू द टनल बाय पीटर एवर एमुंडसन, राइट. ये आपको इजीली यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे मिल जाएगी. तो आप अगर सर्च करोगे तो PDF कॉपी है 2 पेज का, ये इमीडिएटली उसके हिसाब से मिल जाता है, राइट. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो हम कवर करेंगे 1994 टनल लेक्चर बाय बॉनी ली हिल. ये अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है. आपने अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो मेरी गुजारिश है आपसे, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक आपको टनल थ्रू द एयर बुक समझ में नहीं आएगा, राइट. तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम सिर्फ उसके ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है. बड़ा ही नहीं सिर्फ, बट इसको मुझे फिर से आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताना है. तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा इसके ऊपर. एक तो बुक क्या है, तो ये बुक नॉर्मल का बुक नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकल का बुक है. तो ये उन्होंने स्पेसिफाई करके यहाँ पे बता दिया है, और कुछ लॉज है उन्होंने डिफाइन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप अगर देखोगे तो शायद एस्ट्रोलॉजी के बारे में 1927 में कुछ बुक्स थी. द साइंस ऑफ फोर नॉलेज, ये स्पेसिफिक बुक थी. किधर गया साइंस थ्रू द फोर नॉलेज, ये बुक है द साइंस ऑफ फोर नॉलेज, सेपियरियल करके इनका बुक था. तो ये भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट डालिए, मैं आपको ये बुक भेज दूंगा. हाँ, तो ये बुक के बारे में मैंने जस्ट बताया. ज्ञान इज यूजिंग फेजेस दैट आर वेरी क्लोज टू द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट यू शुड हैव सीन. तो ये बुक में से शायद उन्होंने रेफरेंस दिया है. उन्होंने बहुत सारे हिंट्स दिए बुक में अलग अलग चीजों के बारे में. वील्ड लैंग्वेज में है, बट ओवरऑल सभी चीजें एक ही चीज के बारे में है
इट इज एन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट बुक दैट ज्ञान रोट। तो ये बुक एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, वेरी क्लियर, उसका ही जिक्र उन्होंने किया है और हर जगह पे वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात करते हैं और उसकी साइकिल्स बताते हैं, राइट। तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजी है, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे हमको जरा स्पेसिफिक फोकस करना है। उन्होंने फॉर इंस्टेंस बताया कि ज्ञान टीचर्स अस हाउ टू प्रेडिक्ट मेजर फ्लड्स ऑफ मिसिसिपी रिवर। तो अभी इन्होंने क्या बताया, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट ज्ञान ने बताया कि आपको अगर हिस्ट्री मालूम रहेगी तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो मिसिसिपी रिवर का जो फ्लड्स है, जहां स्पेशली बहुत सारी चीजों में और बहुत सारी लोकेशंस पे अगर आप देखोगे तो ज्ञान ने मिसिसिपी रिवर में जो फ्लड्स हुआ है उसका जिक्र किया है और उसके हिसाब से उन्होंने डिमांड सप्लाई के बारे में भी चेक किया। आइए जरा इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमको इसके बारे में ही जानना है। ज्ञान विल रिपीट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर एंड ओवर ओवर इन दिस बुक। तो वो एक ही चीज के बारे में बुक में ज्यादातर फिर से उसको रिपीट करते रहेंगे और यही उनको बुक में दर्शाना था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। फिर से ऑन पेज 77 उन्होंने बुक को पूरा समराइज किया है एक लाइन में, वो है लाइक कॉजेस प्रोड्यूस लाइक रिजल्ट्स। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉज पता है तो आपको इफेक्ट के बारे में भी पता चलेगा और अगर कॉज एक जैसे है तो उसका रिजल्ट भी एक जैसे आएगा, ये ज्ञान का कहना था और ये बेसिस है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए। वो आगे कहना चाहते हैं दैट मोस्ट पीपल वुड नॉट बिलीव इन व्हाट ही टोल्ड देम। तो इनका इनका मानना था कि अगर वो टाइम पे 1927 में उन्होंने क्या ढूंढा था या फिर क्या उन्होंने डिस्कवर किया था, ये अगर जनरल पब्लिक को बता देंगे तो शायद उनको वो अ, एक झटका जैसे लगेगा, वो उनको बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा उनका बोलना था। इसलिए उन्होंने उसका कॉज बताया नहीं, बट बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुक थ्रू सिखाया, पढ़ाया, बताया और लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप ये खुद होके जानो। तो एक तो सबसे पहले ज्ञान ने बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें बताया है, एक एक करके उन्होंने हिंट्स दी है, राइट। तो हमको वो हिंट्स चेक करनी है, ढूंढनी है कैसी है कैसी नहीं। तो देखिए, अगर आप और डिटेल्स में उसको जानना चाहते हैं स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के बारे में या फिर ये चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये एक फ्री का वेबसाइट है, एस्ट्रोलॉग 32 ये करके एक सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो आपको उसके अंदर में ये सब डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे करके सब डिटेल्स रहते हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी तरह से ये डिटेल्स पता चले, राइट। तो इसलिए मैंने एक एरो मार्क करके आपको जस्ट बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर दिए लगे तो। और अभी ये डब्ल्यू डी गैन का जो हीरो है इसमें रॉबर्ट गॉर्डन, उसके बारे में बताया, तो फिर उसका उन्होंने एक चार्ट बना लिया है क्या है क्या नहीं, तो उसका डेट बीट डिटेल सब कुछ उसमें आ गया है और फिर बाकी का डिटेल्स उसमें से एक एक करके आ जाता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नंबर 2, यू मस्ट फाइंड द नेसेसरी डेटा। अभी इसमें उन्होंने वही बताया कि अगर आपको आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में अगर जानना है तो उसके लिए आपको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में डेटा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर डेटा नहीं रहेगा तो आपको फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि भाई चलो डेटा बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, मिसिसिपी रिवर फ्लड जब भी आया था उसका उन्होंने बहुत सारा डेटा लिया, शायद उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत पुराना डेटा ओवरऑल कवर किया था। तो दूसरा चीज उन्होंने बताया है कि ज्ञान साहब ने स्पेशली उनके बुक में बहुत सारी डेट्स दी हुई है, तो दो तीन प्रकार के अलग अलग डेट्स दिए। एक डेट है जो वेरी स्पेसिफिक है, जैसे कि जुलाई 4 1932, ये वेरी स्पेसिफिक डेट है, 10 मिनट्स आफ्टरनून, यानी वो डेट तो उन्होंने स्पेसिफिक दी है। और 10 मिनट्स आफ्टरनून यानी आपको पता है कि 12 के बाद में 10 मिनट, 12 बज के 10 मिनट, ऐसे करके उन्होंने बताया। ये स्पेसिफिक डेट है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो उन्होंने दिया है। यू कैन डिटरमाइन दैट टाइम वाज डिस्कसिंग बाय कंसल्टिंग एन एफएमएस। तो ये डेट को स्पेसिफिक शायद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये आपके एफएमएस को आप कंसल्ट करके उसके हिसाब से बता सकते हैं, यानी चार्ट्स में देख सकते हैं एग्जैक्टली, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में एस्पेक्ट के हिसाब से तभी क्या हुआ था क्या नहीं, यानी नेटल चार्ट्स वो जो भी, देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल इन योर माइंड, राइट। कुछ कुछ जगह पे उन्होंने ओवरऑल यानी सिर्फ बताया था स्प्रिंग ऑफ 1927। तो अगर ऐसा है तो एक मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में वो बताना चाहते थे जो शायद वीक्स के लिए चल सकता था, कुछ दिनों के लिए या फिर वीक्स के लिए, यही उनको बताना था। इन दिस केस यू हैव अ क्लस्टर ऑफ मेजर एस्पेक्ट्स दैट अकर विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, यानी एक दो हफ्ते के अंदर में जो इवेंट आने वाला था तो वो उन्होंने उसके हिसाब से दर्शाया हुआ है। लाइक अ मेजर प्लैनेट एट मैक्सिमम डेक्लिनेशन। तो ये अभी डेक्लिनेशन और बाकी का चीजें फिर से आप, अगर मेरी गुजारिश है कि
देखिए यहाँ पे नीचे में डिक्लिनेशन दिया हुआ है पैरेलल और कॉन्ट्रा पैरेलल, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स मिल सकते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 डिसाइड डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन क्या है? पैरेलल एंड कॉन्ट्रा पैरेलल और एंटी पैरेलल आर टू अदर एस्पेक्ट्स व्हिच रेफर टू डिग्री ऑफ डिक्लिनेशन अबव और बिलो द सेलेस्टियल इक्वेटर। अभी ये इक्वेटर से जब भी उसको ऑलमोस्ट पैरेलल होता है या फिर उसके नीचे ऊपर जाता है तो ये उसको पैरेलल और कॉन्ट्रा पैरेलल कहा जाता है। दे आर नॉट वाइडली यूज्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स। अ पैरेलल एस्ट्रोलॉजर में बी सिमिलर टू द सेमी स्क्वायर और क्विकेंस बिकॉज इट इज नॉट क्लियर सी। it represents an opportunity for perspective and communication between energies that require some work to be made conscious. ओके, तो आया था इसलिए मैंने आपको स्पेशली उसके बारे में बता दिया डेक्लिनेशंस क्या है क्या नहीं। चलिए फिर से हम हमारी स्टोरी पे जाते हैं, बुक पे। हम थे यहाँ पे, बराबर है। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम डेक्लिनेशन आया है, डेक्लिनेशन फ्रॉम द इक्वेटर पार्ट, वैसे करके उनको बताना है। और यू विल हैव एस्पेक्ट्स फ्रॉम बिग प्लैनेट, बराबर है। तो ये मेजर कुछ इवेंट्स है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया था, ये उनको बताना चाहते हैं यहाँ पे। लेट्स से वी हैव अ नेपट्यून कंजक्ट प्लूटो। Neptune will stay a while as the aspect will last a while due to Neptune's retrograde and direct motion। तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए चलेगा, ऐसा नहीं कि एक मोमेंट के लिए, ये कुछ समय के लिए रहेगा, दिन के लिए, हफ्तों के लिए, उसके हिसाब से हो सकता है, इवेंट के हिसाब से। When Gens give you a vague date, he is suggesting something big that will last for a while। while यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, उसके हिसाब से हो सकता है। 3 हफ्ता भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है शायद। और अगर ज्ञान साहब कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं देते हैं तो दिस आर एक फिलर से स्टोरी में, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर बुक कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको बुक अच्छी तरह से एनालाइज करना है। जहां पे भी आपको कुछ इवेंट्स दिया हुआ है, जब भी इवेंट्स आता है तो आपको ये अच्छी तरह से एनालाइज करना है। ये आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग रूल्स देगा हर पेज पे, कहीं पे भी जहाँ पे डिटेल्स होता है उसके हिसाब से। तो आपको शायद ये ट्रेडिंग रूल्स एक जगह पे नहीं मिलेंगे, कहीं शायद आपको पेज नंबर 16 पे मिलेंगे, कहीं पे पेज नंबर 32 पे मिलेंगे, पेज नंबर 164 पे। ये एग्जांपल्स उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से, ये नॉट नेसेसरीली कि आपको 16 या 32 या 134 पे मिले, शायद मिल भी जाए, आपको थोड़ा डिटेल चेक करना पड़ेगा। बट ये जो रूल्स दिए हुए हैं उन्होंने बुक में दिए हुए अलग अलग करके आपको देखने हैं, ढूंढने। रूल्स इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रूल समझना भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फर्स्ट टाइम बुक रीड करोगे तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी तो प्लीज उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, जहाँ पे भी वर्ड एस्ट्रोलॉजिकल आता है, राइट। इसका इस्तेमाल एक ही है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम रीड करोगे बुक को तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट छोड़ के जो आपने मार्क किया है बाकी का पार्ट जो है, जैसे कि उसमें जो पोएट्री लिए हुए, लव लेटर्स दिए हुए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप नीचे नीचे धीरे धीरे वो उसको छोड़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़ना है, उसको डिकोड करना है, तो आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट और स्पेसिफिक जो डेट्स दिए हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो आपने अगर अभी तक बुक पढ़ी नहीं है तो प्लीज उसको पढ़ना शुरू कीजिए और प्लीज मार्क कर लीजिए, और मार्क करने के बाद में स्पेशली आप नेक्स्ट टाइम जब भी बुक रीड करोगे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मैंने 4 बार बुक रीड की है और उसके हिसाब से शायद मैंने यहाँ पे बुक मार्क भी कर लिया है। अभी मैं फिर से शायद उसको पढ़ूंगा तो तभी भी फिर से मार्क करके रखूंगा, राइट। हाँ, तो अभी हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, ट्रेडिंग रूल्स, उसको एक एक करके डिकोड करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर में तो हम सिर्फ वेट कॉटन फार्मर को ही खत्म कर सकेंगे क्योंकि ये बड़ा है और कुछ स्पेसिफिक चीजें हमको खास करके ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं। तो इन्होंने कुछ उसके अंदर में हिंट दिए हुए हैं, द स्प्रिंग वाज लेट एंड ओवरफ्लोज डैमेज कॉटन, ये ऐसे करके हिंट्स लिया है। दूसरा उन्होंने बुक में फिर से हिंट दिया, ही प्रेडिक्टेड टेरिबल फ्लड्स अलोंग द मिसिसिपी वैली। ये सिर्फ हिंट्स है, आगे जाके हम डिटेल चेक करेंगे। लेट विद स्प्रिंग दैट वाज डिमांड फॉर कॉटन विल ग्रेटली इंक्रीज। तो ये लेट स्प्रिंग में जब भी बारिश होती है या फ्लड्स आती है तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ऐसा उनका बोलना था। तो ये चीजें एक एक करके तो उन्होंने स्पेशली कुछ डेट्स बोली है। सो फार वी हैव 2 डेट्स, 1907, 1927। एंड ये दोनों डेट्स पे स्पेशली जो था, एक ही चीज कॉमन थी, लेट वेट स्प्रिंग आई थी, राइट। अभी लेट वेट स्प्रिंग है तो उसमें क्या होता है, दैट्स ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू डिकोड दिस ट्रेडिंग रूल, वी नीड टू फाइंड समथिंग दैट हैपेंस इन द स्प्रिंग ऑफ दिस 2 years। अभी तो सबसे पहले जैसे उन्होंने बताया कि ये ही स्प्रिंग में क्या हुआ था,
जो लेट स्प्रिंग आई थी और यही दोनों स्प्रिंग में, बाकी साल में भी स्प्रिंग आई थी बट यहाँ पे लेट स्प्रिंग आया था, वही साल में क्या हुआ। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये 20 साल का साइकिल है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान साहब स्पेशली कहना चाहते हैं और ये भी बुक में भी उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि 20 साल का साइकिल 10 साल का हो सकता है, 4 साल का होता है, कुछ तो भी एक्टिविटी शायद एक एक दो दो साल में भी रिपीट हुई है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बताया वैसे उसके हिसाब से हो 20 साल का साइकिल हो। एक दो एग्जाम्पल्स भी आगे दिखे हुए दिए हुए। ये जो चीज है ये है वी फाइंड यूरानस नेपट्यून एस्पेक्ट। अभी जब ये यूरानस और नेपट्यून का एस्पेक्ट साथ में आता है तभी देर आर सडन चेंजेस इन वाटर, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है ये एस्पेक्ट के वजह से, राइट। तो ये बुक में एक्चुअली है और ये हिस्ट्री के हिसाब से सजेस्ट किया हुआ है, चेक किया हुआ था। आई स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ यूएस नेचुरल डिजास्टर बैक टू 1500। तो ऑलमोस्ट 2000 साल का डेटा यहाँ पे चेक किया है, शायद डब्ल्यू डी गान साहब ने भी चेक किया रहेगा। और वो डेटा के हिसाब से सब डिटेल्स आ गए हैं और ये आर्मी ऑफ इंजीनियर्स के पास में ये सब डेटा अवेलेबल था। तो वो टाइम पे इंटरनेट नहीं था तो वहाँ पे जाके वो डेटा चेक करना पड़ा, शायद रहेगा बट उन्होंने शायद स्कैन किया रहेगा नहीं मालूम नहीं, बट वो मैडम ने हमारे लिए, बॉनी ली हिल ने हमारे लिए ये डेटा लिया है और उसके हिसाब से ये सेमिनार भी बनाया था, वीडियो बनाया था उसके लिए, और ये लेक्चर के थ्रू हमको ये पीडीएफ भी मिला है। आई ऑब्टेन द ऑफिशियल डेटा फ्रॉम यूनिट कॉप्स, और फिर ये डेटा उन्होंने ले लिया है और फिर उन्होंने डेटा एक एक करके हाई फ्लड्स का भी आता है कभी ना उसके बारे में होता है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने मार्क कर करके, द टेबल कंटेंस अ लिस्ट ऑफ फ्लड्स सिंस 1735। तो 1735 से लेके यानी ऑलमोस्ट 150 165 साल पहले का डेटा है, 165 ने उससे ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट 17 18 19 यानी दो सौ साल का डेटा आ गया उसमें ओवरऑल, सब डिटेल्स है उसमें। सॉरी ये 1500 से 1900 था तो ये 200 साल का डेटा हो गया, आई एम सॉरी मैं 2000 साल बोल रहा हूँ उसके लिए, 200 साल का ये 1500 1600 700 1800, तो कितना 400 साल का हो गया, सॉरी मेरी गलती है। और ये 1500 यानी 1735 से 1927 तक, यानी ऑलमोस्ट ये 200 साल का डेटा हो गया। The first flood occurred in the spring of 1735. We had Uranus opposite Neptune, यानी अपोजिशन में था उसके हिसाब से 180 डिग्री ऑन जनवरी 24 1735। तो क्या था, सबसे पहले यूरेनस कंजक्ट हुआ था अपोजिट नेपट्यून, ये एक हो गया। और फिर से ये वेट कॉटन फार्मर आकर, यानी ये वो साइकिल आ गई उसके साथ उनको बोलना है। व्हेन अ ज्योमेट्रिक यूरेनस नेपट्यून एस्पेक्ट अकर्स इन द स्प्रिंग, तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली स्प्रिंग में ही होता है, और अगर स्प्रिंग में भी उन्होंने डिटेल्स दिया हुआ, आगे एक एक करके देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज वही है कि यूरेनस नेपट्यून का अगर कुछ एस्पेक्ट आता है स्प्रिंग के टाइम पीरियड में तो शायद कुछ बारिश, बड़ी बारिश या फिर फ्लड्स हो सकते हैं। इफ दिस एस्पेक्ट अकर्स इन अगस्त इट विल नॉट कॉज द मिसिसिपी रिवर टू फ्लड। ये सिर्फ स्प्रिंग के टाइम पीरियड में भी होता है। ज्ञान ऑलवेज नोटेड व्हेन द डेट एज एस्पेक्ट्स अकर द इफेक्ट ऑफ अ मुंडेन एस्पेक्ट dependent on when it occurred during the calendar year. All Uranus Neptune aspect will not have the same effect. तो जब भी एस्पेक्ट होगा तभी नहीं होगा, बट अगर ये यूरानस नेपट्यून का इफेक्ट अगर स्प्रिंग में आता है वो टाइम पीरियड पे विद दोस काइंड ऑफ इफेक्ट्स, देखिए कॉज कॉज जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ वही नहीं कि ये एस्पेक्ट हो गया करके, बट वो कभी होता है, कौन से टाइम पीरियड में होता है, ड्यूरेशन में होता है, सीजन में होता है, ये भी जरूरी है। तो अगर ये टाइम पीरियड पे हुआ है, स्प्रिंग में हुआ है, तो उसका इफेक्ट आएगा। और ज्ञान ने इसके बारे में डिटेल स्टडी किया और उन्होंने स्प्रिंग के टाइम पे ही यूज किया है। चलो दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। इन 1935 वी फाइंड जियोसेंट्रिक यूरानस अपोजिट नेपट्यून ओवर 90% of New Orleans was underwater. The entire region was drastically affected by the floods in the delta. Right? 1972 we find geocentric Uranus 135 Neptune. बराबर, ये फिर से और एक एक्सपेक्ट है, ये डिटेल्स ऑलरेडी हमने चेक किया है 135 डिग्रीज, आप चेक कर सकते लेगा तो। फिर से मेजर फ्लड आया, राइट। और ये मेजर फ्लड में सिंसिनाटी वाज अप 80 फीट, यानी फ्लड ऊपर था 90 फीट तक, 80 फीट तक। द टॉप ऑफ द चर्च टेल वाज द ओनली थिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द वाटर, यानी सिर्फ चर्च का जो टॉप का पार्ट है वही सिर्फ बाहर, पानी के बाहर था, नहीं तो पूरा सिंसिनाटी जो सिटी है वो पानी के अंदर था। फिर से आया है 1821 में, 1821 में था जियोसेंट्रिक यूरेनस कंजक्ट नेपट्यून। वी हैड अनदर मेजर फ्लड, दे कॉल्ड इट द वर्स्ट फ्लड ऑफ द सेंचुरी।
The reporter said that they had no word to describe the damage from the flood. तो फिर से वही हुआ, नेपट्यून यूरेनस नेपट्यून का कंजक्शन हुआ, ये स्प्रिंग में हुआ और उसकी वजह से वो फ्लड आया है। और इन्होंने ये टाइम पे ऐसा हुआ कि पीपल डिसाइडेड गिव मेजर सेक्शंस ऑफ द लैंड बैक टू द मिसिसिपी रिवर, दे वुड नॉट फार्म द लैंड एंड दे वुड नॉट बिल्ड टाउन्स ऑन द लैंड। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि भाई चलो ये हमने जगह मिसिसिपी रिवर के लिए छोड़ देना चाहिए, हमने उस पर कोई फार्मिंग नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमने कोई बिल्डिंग लैंड कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, ये मिसिसिपी रिवर का ही लैंड है, उसके ही देना चाहिए क्योंकि हर बार मिसिसिपी रिवर उसमें जीती है। आफ्टर एवरी मेजर फ्लड द पीपल appreciated a lot of money, they build higher levels, they build more dams। तो शायद उन्होंने डैम्स भी बिल्ड करना शुरू किया उसके हिसाब से, चैनल्स बनाए, बट हर टाइम मिसिसिपी रिवर आके तहलका मचा देती थी और वो हमेशा जीत जाती थी। और ये साइकिल से तो वो हमेशा होता ही रहता था उसके हिसाब से। बॉनी ली हिल को भी वही बताना है उसमें से। प्लीज नोट दैट वी हैड अ मेजर फ्लड इन 1831। अभी 1881 में फिर से फ्लड आया था, एंड अनदर मेजर फ्लड इन 1882। अभी 1881 के बाद में 1882 यानी नेक्स्ट साल इमीडिएटली हुआ है। तो ये 20 साल का एस्पेक्ट कहीं आता नहीं है, ये डिफाइन करके हमको यहाँ पे बताया गया है कि आप प्लीज वैसा कंसिडर मत कीजिए। कॉज को देखिए, इफेक्ट को दीजिए। कॉज स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होना चाहिए, कुछ उसका एनवायरनमेंट होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है, वही तभी होना चाहिए, उसके हिसाब से होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, राइट। और 1881 में 82 में मार्क ट्वेन वहाँ पे थे, तो इसलिए ये फ्लड वेल नोन है, उनके उनके किताब में और बाकी के डिटेल्स में भी उसको स्पेसिफिकली दर्शाया गया था। The next flood in the table occurred in 1907, geocentric Uranus opposite Neptune. This is the flood mentioned by Gahn in the tunnel through the air। तो ये 1907 का जो टनल है, 1907 और 1927 ये दोनों के बारे में बताया है। Please note that we had a flood in 1907 and in 1908. Why the same aspect occurred in the spring of both years, right? Our next big flood occurred in 1927, right? Geocentric Uranus 150 Neptune, right? ये फिर से एक एस्पेक्ट है। दिस इज द वन दैट ज्ञान प्रेडिक्ट्स इन द टनल थ्रू द एयर। तो 1907 में उन्होंने जो पहले का डेटा देखा है उसके हिसाब से उनको लगा कि 1927 में ये फिर से आएगा, शायद वैसा माहौल बनेगा जहाँ पे यूरेनस नेपट्यून कंजक्ट होगा, और दूसरी चीज स्प्रिंग में ही होगा, ये मेजर बात थी। तो इन्होंने वही प्रेडिक्ट किया और उसकी उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। हाई जाएगा और उसके बाद में फिर लो आएगा, तो उन्होंने हाई से सेल करना शुरू कर दिया था, सेल नहीं किया था सॉरी, उन्होंने लो से पिकअप करना शुरू कर दिया था, बाय करना शुरू हो गया था। उनको मालूम है क्योंकि अगर फ्लड आता है तो फ्लड में क्या होगा, सबसे पहले तो जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब भी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्पेशली कॉटन का, तो कॉटन का भाव बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। और ये उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने पहले से ही बाय करना शुरू कर दिया था और उनके पास अच्छे खासी प्रॉफिट्स हो गए थे। आप प्लीज जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा उनका प्रॉफिट क्या हुआ था, क्या नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था उनको, 10-20 गुना से ज्यादा हो गया था, राइट। A lot of people feel that this was one of the major causes of Great Depression। तो ये अभी हुआ था 1927 में, 1935 तक उसका ओवरऑल इफेक्ट रहा था। और अगर कुछ डिटेल्स आपको बताना है तो मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा, उसका चार्ट है, जस्ट मुझे आपको वो दिखाना है, आपको शायद तो ये देखिए डाउ जोन्स का 1929 1932 का फॉल हुआ था। तो देखिए ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था, तो ये तकरीबन 1 अगस्त 1929 में अच्छा मार्केट ऊपर था। मार्केट तकरीबन 385 तक आया था, उसका हाई बनाया था 385 का। और उसके बाद में ये जो आखिरी का डेट है 1 जून 1932, यानी 29 से 30 31 30 31 32, 3 साल, 3 साल में मार्केट सबसे जो लो बनाया था वो तकरीबन था 40 की लेवल, 4040, यानी 385 से मार्केट 40 पे आ गया था। तो ऑलमोस्ट 90%, 90% मार्केट नीचे गिर गया था। तो सोचिए डिप्रेशन कितना बड़ा था, और स्टॉक मार्केट, यानी ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा ऐसा शायद आपको कभी तभी दिखने को मिलता है 100 साल में, पता नहीं 90 ईयर्स में
पता नहीं, बट ये शायद फिर से भी उसके हिसाब से आएगा, तो हमको वो चेक करना पड़ेगा कैसे कैसा नहीं। राइट, तो ये पार्ट हो गया था, और ये एक एक रीजन बताया गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत पानी आया था, 240 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर इतना आया था, और जो नुकसान हुआ था वो भी बहुत बड़ा है, $284 मिलियन। ये कौन से टाइम पे, 1927 के टाइम पे है। तभी मिलियंस बोला तो बहुत फिगर, बहुत बड़ा फिगर आ जाता था, और यहाँ पे 284 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो शायद उसके वजह से ही ग्रेट डिप्रेशन आया था, ऐसा मानना है। चलिए आगे चेक करते हैं। द नेक्स्ट flood occurred in 1935. The same aspect occurred in the spring of 1936 and a second flood occurred. तो फिर से वही एस्पेक्ट्स है। यूरानस नेपट्यून का कंजक्शन हुआ था सबसे पहले तो स्प्रिंग में ही, तो स्प्रिंग में आया था तो अच्छा खासा बड़ा फिर से नुकसान हुआ। ये टाइम पे नुकसान था 270 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो फिर से टाइम पीरियड देखिए, ऑलमोस्ट वैसे ही था। 1943, we saw geocentric Uranus trine Neptune. A major flood occurred which cost $172 million in damage. तो वही एस्पेक्ट है, फिर से साइकिल से वही रिपीट हो रही है फिर से। ये ऐसा नहीं कि 20 इयर्स का साइकिल है, 1935 में, 1936 में, 1943 में, 1973 में फिर से वही हुआ था, 1979 में फिर से वही हुआ था। राइट, और ये साइकिल्स अगर स्पेसिफिक चीजों पे रिपीट होती है, स्पेसिफिक जैसे कि स्प्रिंग में होती है, तो उसका नुकसान होगा। नाउ वी टर्न ओवर अटेंशन टू 1993, अ जियोसेंट्रिक यूरानस वाज कंजंक्ट नेपट्यून ऑन February 2nd। तो फिर से फरवरी 1993 में यही फिर से हुआ था। व्हाट हैपेंड इन 1933? द सेम थिंग दैट अकर्ड इन 1821, राइट, अप्रोक्सीमेटली 173 years earlier. Once again the Mississippi River looks like an island line. तो बहुत बड़ा नुकसान फिर से वहां पे हुआ था। नुकसान हुआ था लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान था जस्ट। और ये जो साइकिल से, ये डब्ल्यू डी गान साहब ने अच्छी तरह से पिक की थी, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया उसमें। राइट, सो इसमें से वही उनको वही बताना है कि लाइक कॉजेस प्रोड्यूस लाइक रिजल्ट्स, द जियोसेंट्रिक यूरानस नेपट्यून एस्पेक्ट्स अफेक्ट्स द मिसिसिपी वैली इफ दे अकर इन द स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग में ये इफेक्ट होता है तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसके अंदर, और नुकसान भी बेहद होता है। तो ट्रेडिंग करने वालों के लिए तभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपको जाने और आप अगर सही मार्केट के डायरेक्शन में हो तो। राइट, और यही सिर्फ ऐसे नहीं कि उधर ही हुआ था, ये चाइना में भी ऐसे हुआ था। देयर इज अ रिवर बाय द नेम ऑफ रिवर ऑफ सोरो, जहाँ पे सेम काइंड ऑफ फ्लड्स आता है बिकॉज ऑफ यूरेनस नेपट्यून कंजक्ट जो होता है। राइट, तो ये उन्होंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो आगे वो बताना चाहते हैं, इफ यू स्टडी आवर फ्लड हिस्ट्री यू विल फाइंड दैट द एस्पेक्ट विल बी एक्टिव, सो आवर नेक्स्ट मेजर फ्लड वुड बी इन 2027। तो अभी चल रहा है 2022, 5 साल के बाद में फिर शायद ये फ्लड आ सकता है। तभी क्या एस्पेक्ट्स रहेगा क्या नहीं, ये हमको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो इफेक्ट आएगा वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे पुअर कॉटन साइकिल। राइट, तो तब तक के लिए मेरा गुजारिश है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उससे जुड़ जाइए। राइट, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वो एक है। और दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग। तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस दिए हुए हैं जो प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देंगे। तो हमने अलग अलग वीडियोस उसमें बनाए हैं, ये सिर्फ डब्ल्यू डी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स का नहीं है। हमने हिंदी में वीडियोस बनाए हैं, हमने इंग्लिश में वीडियोस बनाया है, हमारा एक अलग से उसके लिए चैप्टर भी है, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस उसका सीरीज है, वो भी एक है। बेसिक्स के लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं। फिर से हम मंथली बैचेस भी रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी अगस्त का मंथली बैच चल रहा है, ये हम मार्च से करते जा रहे हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसमें हमारा स्पेशली वेबिनार्स होता है, और कुछ बेसिक चीज़ें हम उसके अंदर फ्री में बताते हैं एज एन इनिशिएटिव फॉर पे बैक टू द सोसाइटी। और हमने इंट्राडे के लिए भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो ये रेगुलरली ये करते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि इंट्राडे के लिए सिर्फ वीडियोस बनाए हैं, ये वीडियोस जो बनाए हैं ये स्पेशली मोर ऑफ जो ट्रेड्स लिए हुए हैं उसके बारे में बता हुआ है। और बहुत सारे ट्रेड्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, और कुछ कुछ पे ट्रेड्स है, फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर मैंने कुछ इसमें अच्छा खासा कमाया था, फॉर एग्जांपल निफ्टी इंट्राडे ट्रेड ऑफ 24 फरवरी,
यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट एक दिन में 55,000 रुपया कमाया था। तो उसके ट्रेड्स मैंने डाले हुए हैं, निफ्टी के, रिलायंस के जो भी ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं। जो मेरा लॉजिक था सही, वही बेसिक लॉजिक के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, और वो एक्चुअली ट्रेड करता हूँ, तो उसका मैं रिजल्ट्स भी आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हम जल्द ही, एस्ट्रोलॉजी का ये पहला ही चैप्टर था, तो हम चैप्टर 2 में और 3 में भी फिर से मिलेंगे, और उसके बाद में हम इक्विनॉक्स सोलर के ऊपर जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से।